हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है लव मैरिज वाली बहू। पिताजी, ये आपकी शुगर फ्री चाय। वेदही ने जैसे ही चाय का प्याला अपने ससुर सुधाकर जी के सामने रखा, उन्होंने बेरुखी से मुंह घुमा लिया और खिड़की के बाहर देखने लगे, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही ना हो कि उनकी बहू उनके सामने चाय लेकर खड़ी है। अपने ससुर के व्यवहार से सुबह सुबह बेदही का अंतर मन पीड़ा से भर उठा। उसके दिल में एक मरोड़ सी उठी और आंखों से आंसू छलक आए। वह चुपचाप चाय का कप टेबल पर रख कर वहाँ से वापस चली गई। वह जानती थी कि उसके ससुर जी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देंगे, इसलिए वो हृदय को मजबूत करके आई थी। फिर भी उसकी आंखों से आंसू छलक ही पड़े। उनके कमरे से बाहर निकलते ही उसकी सास निर्मला जी पूजा करके आती हुई बेदही से टकरा गई। उन्होंने बेदही का लाल लाल आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो वह समझ गई कि भीतर क्या हुआ होगा। उनका मन बेदही के लिए भींग उठा। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू दिल छोटा मत कर बेटा, एक ना एक दिन इन्हें तेरा प्यार और दुलार समझ में जरूर आएगा। बेदही तीखी सी मुस्कान के साथ अपनी सास के गले लग गई और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर गिर पड़े। वह भी तो कब से उसी दिन के इंतजार में थी कि उसके ससुर जी उसके प्रति अपनी सोच बदले और उसे भी पिता का प्यार मिले। बेदही ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, इसलिए शादी के बाद उसे लगा था कि ससुर के रूप में उसे पिता का प्यार मिलेगा। हर्ष और बेदही की लव मैरिज थी। उसकी सास ने तो इस रिश्ते को बड़े ही दिल से स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके ससुर जी बेदही से मुंह फुलाए रहते थे। उन्हें लगता था कि बेदही ने खुद ही अपने लिए लड़का पसंद कर लिया, इसलिए उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। लेकिन बेटे और अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर होकर उन्होंने बेदही को अपने घर में तो आश्रय दिया था, लेकिन अपने दिल के दरवाजे उन्होंने इतनी मजबूती से बंद कर रखे थे कि बेदही का प्यार, मुनहार और उसकी खूबियां उन्हें दिखाई ही नहीं देती थी। वह तो बेदही की तरफ देखते भी नहीं थे। उन्हें लगता था कि पता नहीं इसमें मेरे बेटे और पत्नी पर क्या जादू कर दिया है, जो दिन रात इसी का गुणगान करते रहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था यह कोई ऐसा वैसा जादू नहीं था, बल्कि प्यार का जादू था, और इस जादू को समझने के लिए सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। खैर, ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। बेदही अपने हिस्से का प्यार दिखाती और सुधाकर जी अपने हिस्से की बेरुखी निभाते चले गए। हर्ष और निर्मला जी ने सुधाकर जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों उन्हें जितना समझाने की कोशिश करते उतना ही वह और भड़क जाते। इसलिए उन दोनों ने उन्हें समझाना छोड़ दिया था और सब कुछ वक्त पर छोड़कर यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक ना एक दिन सुधाकर जी को वेदही की अहमियत जरूर समझ में आएगी। एक शाम सुधाकर जी पार्क में वॉक कर रहे थे कि तभी उनकी स्कूल के मित्र दिनकर जी उनसे टकरा गए। सुधाकर जी तो खुशी से चहकते हुए उनके गले ही लग गए। सालों के बाद अपने दोस्त को इस तरह से देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी। सुधाकर जी ने कहा, यार, मैं इतने सालों में शहर में हूँ, लेकिन कभी तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। दिनकर जी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं तो यहाँ भी 1 महीना पहले ही अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए आया हूँ। 1 महीने पहले ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए मेरे बेटे को लगा कि मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे अपने साथ लेकर आया है। सुधाकर जी ने कहा, वाह, तुम्हारे बेटा बहू तो बहुत ही अच्छे हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें इतना प्यार करने वाला बेटा बहू मिले हैं। फिर अपने बेटे और बहू के बारे में सोचकर सुधाकर जी का मन करवाहट से भर गया। एक वो हैं जो स्वार्थी बनकर बस एक दूसरे से प्यार निभाने के लिए मेरी मान सम्मान का उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। सुधाकर जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? दिनकर जी ने पार्क के सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहीं सामने उसी बिल्डिंग में मेरे बेटे का घर है। सुधाकर जी ने उत्सुकता के साथ कहा, तो चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तुम्हारे बेटे और बहू से मुलाकात हो जाएगी। मुझे भी बड़ी इच्छा है उन दोनों से मिलने की। दिनकर जी
पता नहीं क्यों उन्हें अपने घर ले जाने के लिए ज्यादा उत्सुक दिखाई नहीं दिए, लेकिन अपने दोस्त की जिद के कारण वह मजबूरी में उन्हें अपने साथ लेकर घर पहुंच गए। दिनकर जी ने दरवाजे की घंटी बजाई तो उनकी बहू ने झुल्लाते हुए दरवाजा खोला और सामने दिनकर जी के साथ एक और व्यक्ति को देखकर उसने प्रश्न भरी नजरों से दिनकर जी की तरफ देखा। उनकी बहू कुछ बोले उससे पहले ही दिनकर जी झट से बोल पड़े, बहू ये मेरे बचपन के मित्र हैं सुधाकर जी, और सुधाकर ये मेरी बहू कामिनी। यह सुनते ही बहू के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने पैर छूकर सुधाकर जी का आशीर्वाद लिया और बोली, वो क्या है ने कि सुबह से बिल्डिंग के बच्चे बेल बजाकर भगा रहे थे, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। कामिनी ने उन दोनों को हॉल के सोफे पर बड़े ही सम्मान के साथ बिठाया और चाय नाश्ता बनाने के लिए चली गई। दिनकर जी के चेहरे पर उलझन के भाव दिख रहे थे। सुधाकर जी ने उससे पूछा, क्या बात है यार, तू खोया खोया सा क्यों है? दिनकर जी ने अचकचाते हुए कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। तब तक कामिनी चाय और नमकीन लेकर आ गई और बड़े ही प्यार से सबसे पहले उसने अपने ससुर जी को प्लेट दिया और उनकी बगल में बैठकर बोली, लीजिए ना पिताजी। फिर सुधाकर जी की तरफ दिखते हुए कहने लगी, जानते हैं अंकल, पापा जी के आ जाने से तो मेरा मन लगने लगा है, नहीं तो मैं अकेले दिन भर घर में बोर हो जाती थी। हम पापा जी को बहुत मान सम्मान देते हैं। बड़े बुजुर्गों का साया तो सिर पर घनी छाया के समान होता है। हम उनकी कही हुई किसी भी बात को टालते नहीं हैं। उनकी कही एक भी बात हमारे लिए ब्रह्म लकीर के समान होती है। सुधाकर जी तो कामिनी की मीठी मीठी बातें सुनकर निहाल होते जा रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, और एक मेरी बहू है, मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरे बेटे से शादी की। ऐसी भी कुछ कुसंस्कारी लड़कियां होती हैं। वह दिनकर जी की तरफ देखकर बोले, यार तू तो बड़ा किस्मत वाला है जो तुझे ऐसी बहू मिली। दिनकर जी शून्य में देखते हुए कुछ सोचते हुए बोले, हाँ सही कह रहा है तू, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। उनकी बात सुनकर कामिनी अपनी नजरें चुराने लगी। सुधाकर जी तो अपनी खुशी में इतना डूबे हुए थे कि वो उन दोनों को चेहरे की भाव भंगिमा भी नहीं महसूस कर पा रहे थे। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता करने के बाद वह खुशी खुशी वहां से निकल पड़े और कामिनी ने उन्हें जिद करके दोबारा आने का न्योता दिया। सुधाकर जी सीढ़ियां उतरते हुए सोचने लगे, काश मुझे भी कामिनी जैसी बहू मिली रहती। मेरी कोई बेटी नहीं है, इतनी सुशील बहू मिलती तो बेटी की कमी भी पूरी हो जाती। वो नीचे पार्किंग तक पहुँचे तभी उन्हें याद आया कि उनका चश्मा तो ऊपर ही रह गया। वो झट से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिनकर जी की फ्लैट तक पहुँचे। दरवाजा अभी भी खुला हुआ ही था। उन्होंने जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा तो उनके कानों में कामिनी की ककर्स आवाज सुनाई दी। वो चीखते हुए दिनकर जी से कह रही थी, एक तो खुद आकर हम पर बोझ बने बैठे हो, ऊपर से ऐसे निठल्ले दोस्तों को भी बुला लाते हो। अरे चाय नाश्ता का खर्चा कौन देगा? आज आपने ऐसी गलती कर दी, दोबारा कभी किसी को घर पर लेकर मत आना, समझे? सुधाकर जी ने जब कामिनी के कड़वे शब्द सुने तो वह सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह वही कामिनी है। इसके चाशनी में डूबे हुए शब्द थोड़ी देर पहले उनके मन में शीतल किए जा रहे थे। तभी उन्हें दिनकर जी के दर्द में डूबी आवाज सुनाई दी। वो बोल रहे थे, तुम चिंता मत करो बहू, मैं तो यहाँ अपनी बेटी बहू के साथ रहने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे पता था कि मेरे मित्र का यहाँ आना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लिहाज बस मैं उसे मना नहीं कर पाया। कामिनी के मुंह बिचकाते हुए कहा, आप और आपके दोस्त, आप लोगों को कोई काम तो है नहीं? दिनकर जी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोले, तुम चिंता मत करो बहू, अब मेरा कोई दोस्त तो क्या, मैं खुद यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आज ही गांव वापस चला जाऊँगा। मेरे इतने भी पूरे दिन नहीं आए कि मैं अपने बेटे और बहू पर बोझ बनकर रहूं। बस मेरे बेटे को ऑफिस से आ जाने दो, उसे देखकर चला जाऊंगा और तब तक मुझे इस घर में रुकने की इजाज़त दे दो। बस उसके बाद मैं
कभी जिंदगी में दोबारा तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इतना अपमान सहने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुके थे। सुधाकर जी कामिनी का व्यवहार देखकर तड़प उठे। उनके आंखों में से 2 बूंद आंसू निकल पड़े। उन्होंने रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछे, खुद को संयत किया और दरवाजे की घंटी बजा दी। कामिनी ने आकर देखा तो उन्हें देखकर मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे अंकल आप? सुधाकर जी ने कहा, हाँ बहू, टेबल पर मेरा चश्मा होगा, जरा लाकर देना। कामिनी झट से चश्मा लाकर उन्हें चश्मा पकड़ा दिया। सुधाकर जी नम आंखों से वहां से वापस लौट आए। वह वहां कुछ बोलकर अपने मित्र को और शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्हें तो अपने मित्र के साथ नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो लौटते हुए सोचने लगे, कितना गलत सोच रहा था मैं। अपनी सीधी सरल बहू की तुलना दिनकर की बहू से कर रहा था। मैंने तो अपनी बहू को कभी मान सम्मान नहीं दिया, कभी उसे बहू के रूप में भी नहीं स्वीकारा। फिर भी मेरी बहू मेरा कितना सम्मान करती है, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखती है। कभी भी इसके बाद व्यवहार से मेरे लिए कड़वाहट नहीं झलकी, बल्कि मैं ही हमेशा उससे रूखा व्यवहार करके उसे आहत करता रहा। फिर भी उसके मुंह से उफ तक ना निकली। मैं बेवकूफ़ था जो बिन मांगे ही ऐसे हीरे जैसी बहू मिलने वाले बाद भी पत्थर को हीरा समझने की भूल करी थी। मुझे तो बहू के रूप में बेटी कब की मिल चुकी थी, लेकिन अपनी मूर्खता में मैंने कभी उसकी तरफ गौर से देखा ही नहीं। आज उन्हें अपना हर गलत व्यवहार याद आ रहा था और उसकी आंखें सजल होती जा रही थी। वह तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगे। अब उन्हें घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। जल्दी से घर पहुंचकर उन्हें अपने व्यवहार के लिए बेदही से माफ़ी जो मांगनी थी और उसे उसके हिस्से का प्यार और दुलार देना था। आज बेदही की तपस्या भी सफल होने वाली थी। आज ससुर जी के बदले व्यवहार के साथ उसे पिता का प्यार मिलने वाला था। तो दोस्तों, किसी भी इंसान के बारे में कोई भी धारणा बनाने से पहले उस इंसान को अच्छे से परख लेना चाहिए। उसकी भावनाओं और व्यवहार को समझकर ही उसके बारे में कोई राय बनानी चाहिए। आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।